ओके सो स्वागत है स्टूडेंट्स। आज के इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन या फिर मोशन इन टू डायमेंशंस। आज इसका पहला क्लास, फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और पहला जो लेक्चर है इसमें हम तुमको पढ़ाने वाले हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में। ओके, तो आज का लेक्चर रहेगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हम लोग पढ़ेंगे। ओके तो स्टार्ट। तो आज का लेक्चर रहेगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और पहला टॉपिक है हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, पहला लेक्चर है। इसके पिछले वाले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम तुमको लगभग 53 के आसपास न्यूमेरिकल्स बताए थे और सारा थ्योरी भी बताए थे। टोटल उसमें 6 या 7 लेक्चर है उसमें टोटल। ठीक है, तो टोटल 7 लेक्चर है उसमें, वो तुमको कंप्लीट करना है। उसके बाद जाकर के फिर तुम मोशन इन अ प्लेन पढ़ पाओगे। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन तुम अच्छे से नहीं समझ पाए हो तो फिर ये मोशन इन अ प्लेन समझने में बहुत दिक्कत आएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम एक बार मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ लो, फिर जाकर के हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एमपी आलम फिजिक्स फॉर क्लास 11th 12th जेई एंड नीट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और नोट्स एंड डीपीपीज के लिए तुमको विजिट करना है टेलीग्राम चैनल एमपी आलम फिजिक्स। तो यहाँ पर जाकर के तुम सारा नोट्स और सारा डीपीपीज को एक साथ डाउनलोड कर पाओगे। तो प्लीज विजिट दिस चैनल, टेलीग्राम चैनल एमपी आलम फिजिक्स फॉर नोट्स एंड डीपीपीज। तो पिछला चैप्टर का नोट्स साथ में डीपीपीज और कुछ एक्स्ट्रा डीपीपीज भी हम तुमको उसमें अपलोड कर दिए हैं, तो तुम जाकर के उसको जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम तुमको क्या पढ़ाए थे? स्ट्रेट लाइन मोशन में हम पढ़ाए थे कि बॉडी अगर इस तरफ जा रहा है या फिर बॉडी इधर जा रहा है तो एक ही डायरेक्शन में मोशन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये था स्ट्रेट लाइन मोशन। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले मोशन इन अ प्लेन। मान लो कि इधर वाई एक्सिस है और इधर में एक्स एक्सिस, और किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से फेंक दिए यू वेलोसिटी से, साथ में एंगल यहाँ पे थीटा है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट्स है। ये वेलोसिटी केवल एक ही दिशा में नहीं माना जाएगा, बल्कि इस वेलोसिटी को दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके देखा जा सकता है। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, जिधर थीटा है उधर की तरफ, ये होगा u cos थीटा। और इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ये होगा u sin थीटा। ये हम तुमको पढ़ाए थे वेक्टर वाले चैप्टर में कि कंपोनेंट्स को कैसे ब्रेक किया जाता है। वेक्टर्स भी हम पढ़ा दिए हैं, यूनिट्स मेजरमेंट भी पढ़ा दिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा चुके हैं। और सारे चैप्टर्स का सेपरेट क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर 3-3 4-4 घंटा का वो भी हम बना चुके हैं। मतलब एक तरह से ये कह लो कि मेरी तरफ से जितना काम करना चाहिए था इन तीनों चैप्टर्स में इसके पहले के, वो सब हम कर चुके हैं। अब तुम्हारा टर्न है, तुमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि इस u का दो पार्ट होगा। एक पार्ट होगा u cos थीटा x एक्सिस में और दूसरा पार्ट होगा u sin थीटा y एक्सिस में। तो इसको बोलते हैं हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन। क्यों बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन? क्योंकि एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मेरा x दिशा में है और एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मेरा y दिशा में।
तो इस वजह से इसको बोलते हैं मोशन इन अ टू डायमेंशन, दो दिशा में इस तरह से वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट्स है। तो अगर किसी बॉडी को किसी एंगल पे किसी वेलोसिटी से फेंका जाए, जैसे यहाँ एक बॉडी को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका गया है, तो ये एक तरह का क्या है, मोशन इन अ प्लेन है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी है नीचे की तरफ, इस तरह से। तो ये थीटा का वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, हम घटा भी सकते हैं, 30 डिग्री कर सकते हैं, 60 डिग्री कर सकते हैं, 45 डिग्री कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बना करके ऊपर की तरफ फेंक सकते हैं। जैसे किसी पेड़ से अगर फल तोड़ना है तो उसके लिए तुमको पत्थर को फेंकना पड़ेगा इस तरह से कुछ एंगल पे। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये बॉडी पत्थर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ऊपर भी जाएगा। ऊपर जाता हुआ आगे बढ़ना, ऊपर भी जा रहा है और उसी समय आगे भी बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ा एक डायरेक्शन, ऊपर गया दूसरा डायरेक्शन। तो इस तरह से दो डायरेक्शन में मोशन हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर मोशन इन ए प्लेन। समझ आ रहा है बात? ओके। अब इसका जो रास्ता होगा वो कैसा बनेगा, इसका रास्ता ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक। तो तुम यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको साफ साफ दिखाई देगा कि जो ये रास्ता इस तरह से बना है, इस पार्ट में यहाँ पर ग्रेविटी या एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ, और जो वेलोसिटी है u वो ऐसे दिए थे। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल u और g के बीच का एंगल देखा जाए तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और इस केस में वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा और जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा उसके बाद आगे देखो कि वेलोसिटी इस तरह से है टेंजेंट की तरफ u, और ग्रेविटी अभी भी नीचे की तरफ है। तो अब अगर इन दोनों के बीच का बता रहे हैं, अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा लोगे तो ये एंगल है एक्यूट। इस केस में जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा, ये u नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन तुमको हम यहाँ पे एंगल समझा रहे हैं। तो शुरुआत में जब देखोगे फेंकते टाइम, उस टाइम जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है और जो ग्रेविटी का डायरेक्शन है इसके बीच में एंगल 90 बन रहा है। और जब तक ये ऊपर यहाँ पहुंचेगा तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, और जब वापस से नीचे आएगा और मान लो यहाँ पहुंचा u वेलोसिटी से और ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो अब जो इन दोनों के एंगल बन रही है वो है थीटा लेस देन 90, दैट इज एक्यूट। तो उसमें वेलोसिटी घटेगा। समझ गए? तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि किसी भी पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंकोगे तो इस तरह से पैराबोलिक पाथ में ये जा रहा है, और ऊपर जाते टाइम इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटते घटते मैक्सिमम हाइट पे गया, अब और ऊंचा नहीं जा सकता, तो अब ये नीचे आना चालू करेगा इस तरह से। समझ आ रहा बात? तो अब इसमें हम तुमको इतना बता दिए, अब आगे समझो, इसको मिटा रहे हम। ठीक है। हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर इसका स्लोप क्या होगा। देखो यहाँ पर y वर्सेस x का ग्राफ है, ये कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ना ही ये कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और ना ही ये कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये हमारा पाथ का ग्राफ है, पैराबोलिक पाथ है। यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो हम यहाँ पे dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx होगा स्लोप इसका। और ये स्लोप निकालने के लिए तुमको इस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जो हम आगे बताने वाले हैं। नेक्स्ट, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इफ द एंगल इज राइट एंगल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो अगर कोई भी प्लेन में मोशन हो रहा है इस तरह से, और कहीं पर जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है और ग्रेविटी इधर लग रहा है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस केस में इस वेलोसिटी पे ग्रेविटी कोई असर नहीं डाले। ठीक है। और इसका जो स्पीड है, इसका जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगा। तो वही कह रहा है कि अगर एंगल हमारा राइट एंगल बनता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, तो उस वेलोसिटी पे उसके वैल्यू पे असर नहीं पड़ेगा, उस वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ये सब बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब तुमको लिखना पड़ेगा।
ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट चेंजिंग वेलोसिटी। इसका मतलब समझो, इसका मतलब तुमको हम बताते, ढंग से बताते, ध्यान से सुनना। मान लो एक ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूम रहा है, अभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इधर जा रहा है, थोड़ी देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया और इधर जा रहा है, कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंच गया, इधर जा रहा है, कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंच गया, ये इधर जा रहा है। तो तुम बता सकते हो कि इसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स है या हर पॉइंट पे बदल रहा है? तो तुम बोलोगे सर इसका जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, अभी डायरेक्शन इस तरफ है, फिर थोड़ी देर बाद डायरेक्शन इधर हो गया, फिर थोड़ी देर बाद डायरेक्शन ऐसे हो गया, फिर थोड़ी देर बाद डायरेक्शन ऐसे हो गया। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर जो हमारा, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हमेशा चेंज होते रहेगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पार्टिकल इस पॉइंट पे ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे इस तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे इधर जा रहा है, और इस पॉइंट पे पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंजेस। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हर पॉइंट पे स्पीड सेम हो, मतलब यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और यहाँ भी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो ये स्पीड कहलाता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। और डायरेक्शन को जब इंक्लूड कर लेते हैं तो उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड, देखो यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो ये एकदम सही है। वही है, बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, कैन नॉट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड चेंजिंग स्पीड। स्पीड एक चीज से बन रहा है, स्पीड हमारा बन रहा है सिर्फ मैग्नीट्यूड से, स्पीड हमारा बन रहा है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से। लेकिन जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी लेना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन को भी इंक्लूड करेंगे, तो अगर मान लो हम ऐसा कह दिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो स्पीड तो कांस्टेंट होगा ही ना, बिल्कुल होगा ही होगा। तो उसी तरह से बॉडी कैन नॉट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी विद एंड चेंजिंग स्पीड। बोल रहा है स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ आ रही बात? तो ये सब पॉइंट्स तुम नोट कर लो कॉपी में। ये सब मोशन इन अ प्लेन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको लगा वो हम यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन क्या कहलाता है? एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इज एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। किसी भी बॉडी को अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मान लो u वेलोसिटी से फेंक रहे थीटा एंगल पे, तो इसका जो पाथ होगा वो एक इस तरह का पैराबोलिक पाथ होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। यही कहलाता है तुम्हारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। आ रही बस समझ में? तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? अब यहाँ पर वेलोसिटी का दो कंपोनेंट्स हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे तुमको कि u जो है वो वेलोसिटी है, उसका एक कंपोनेंट इधर ब्रेक किया जा सकता है u का कॉस कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट इधर ब्रेक किया जा सकता है, इसको बोलेंगे u का साइन कंपोनेंट, u साइन थीटा। तो यही तुम्हारा x का वेलोसिटी है और ये तुम्हारा y का इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हो गया? अब मान लो ये जाते 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 कहीं पे सपोज करो कि कुछ ऊपर चला गया, मान लो ऐसे जा रहा था तो कुछ हाइट पे ये चला गया है, इस पॉइंट पे चला गया है। तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी अगर v है तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा जो होगा vx, और एक ऊपर की तरफ होगा जो होगा vy। सेम उसी तरह से मान लो यहाँ चला गया तो एक कंपोनेंट v का वैल्यू इधर है तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा vx और एक कंपोनेंट इधर होगा vy। इस तरह से किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट्स होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। समझ गए? एनी डाउट्स? तो ये जो है ये तुम्हारा i के डायरेक्शन में है x एक्सिस में, और ये जो है वो j के डायरेक्शन में y एक्सिस, इसीलिए यहाँ पर
जो वेलोसिटी वेक्टर है किसी भी समय के बाद वो vx along x एक्सिस मतलब vx i कैप प्लस vy along y एक्सिस मतलब vy j कैप। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन कि किस तरह से हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को समझते हैं। अब आ जाओ तुम नेक्स्ट पार्ट में बच्चा लोग, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। देखो जब तुम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे कुछ एंगल पे u वेलोसिटी के साथ, तो ये ऐसे जाकर के इस तरह से नीचे गिरेगा, ठीक, ऐसे जाकर के नीचे गिरेगा। अब ये बताओ कि आगे ले जाने वाला वेलोसिटी कौन था, इस तरफ वाला। तो इस तरफ वाला वेलोसिटी को बोले थे ux जो था u cos थीटा, और ऊपर वाले वेलोसिटी को बोले थे हम uy जो था u sin थीटा। तो आगे कौन ले जा रहा है प्रोजेक्टाइल को, आगे कौन बढ़ा रहा है, आगे आगे बढ़ा रहा है u cos थीटा, और ऊपर कौन ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है u sin थीटा। तो इधर में हम मान ले रहे हैं x एक्सिस और इधर मान ले रहे हैं हम y एक्सिस। तो अगर हमको ये निकालना है कि x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्यों, देखो क्यों लगाएंगे वो भी हम तुमको बता रहे हैं। तुमको एक फॉर्मूला याद होगा, हम यहाँ मोशन देख रहे हैं अलोंग x एक्सिस, तो अगर हम अलोंग x एक्सिस मोशन देखेंगे तो s इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसको तुमको लगाना है और इसमें तुमको सब जगह पे x एक्सिस में लगाना है, x एक्सिस में लगाना है। तो x एक्सिस में मान लो कितना आगे गया, x यूनिट्स, x एक्सिस में वेलोसिटी कितना था u cos थीटा, कितने देर बाद निकालना है, t टाइम के बाद, प्लस जीरो। क्यों प्लस जीरो, क्योंकि यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन x एक्सिस में नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो इस वजह से x का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, x का जो भी वेलोसिटी शुरू में था वो एकदम लास्ट तक सेम रहेगा। किसी भी जगह पर तुम चले जाओ, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, ये वाला जो कंपोनेंट है u cos थीटा ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि x दिशा में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सारा का सारा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। दैट मीन्स कि u साइन थीटा का वैल्यू ऊपर जाते टाइम धीरे धीरे घटेगा, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद जो u साइन थीटा था या फिर y का जो वेलोसिटी था वो घट के जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी x का वेलोसिटी उतना ही रहेगा, समझ आई बात, इसीलिए एक्सेलरेशन x में जीरो माना गया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा x एक्सिस में वो हो जाएगा u cos थीटा इंटू टाइम। ये हो गया तुम्हारा x का डिस्प्लेसमेंट। अब हम निकालना चाहते हैं कि y एक्सिस में कितना कवर हुआ है, कितना दूरी तय किया गया है। तो फिर से इसी इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको अप्लाई करेंगे अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के लिए, ठीक है। तो y एक्सिस के लिए जब इसको अप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम लिखेंगे, बट यहाँ पर जितना भी वैल्यूज है सबको हम y के टर्म्स में लिखना पसंद करेंगे। तो y में मेरा मान लो y की तरफ डिस्प्लेसमेंट y हुआ है, y में इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा था, और t टाइम के बाद हमको चाहिए तो इंटू टी, ग्रेविटी नीचे है इसीलिए माइनस जी, ये हो जाएगा तुम्हारा y का डिस्टेंस कितना कवर होगा t टाइम के बाद, ये हो जाएगा तुम्हारा x का कितना दूरी कवर होगा t टाइम के बाद। तो ये आया तुम्हारा x और y का वैल्यू। तो अगर तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर टाइम t, तो फिर इस तरह से तुमको निकालना है और x और y का वैल्यू वहां पे पुट कर देना है।
So this is the displacement vector after time t. समझ गए? ठीक है, अभी हम अगला बताएंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको नोट कर लिए हो तो ठीक है, अदरवाइज तुमको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल MP आलम फिजिक्स में, जा करके तुम यहाँ पर नोट्स सारा डाउनलोड कर सकते हो। अभी इसको मिटा दे रहे हैं ताकि हम दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे समझा पाए, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के बारे में। ओके, चलिए, तो देखो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है, कैसे निकाला जाता है। अगर हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहे हैं, इधर एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इधर वाई एक्सिस ले रहे हैं, और एक पार्टिकल को सपोज करो कि थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी के साथ फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से, तो ये ऐसे मोशन किया। तो जब ये ऐसे मोशन किया तो हर इंस्टेंट पे ये थोड़ा थोड़ा दिशा ऐसे बदल रहा। तो कुछ टाइम t के बाद मान लो वो यहाँ पहुंच गया, तो अब इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। तो अगर ये मान लो कुछ एंगल यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा डिग्री का बना रहा है, तो इस अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, या कहीं पर भी मान लो यहाँ पर पहुंच गया और अभी ऐसे जा रहा है वेलोसिटी v से, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस अल्फा का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वही है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? तो इस अल्फा एंगल का वैल्यू अगर तुम निकालना चाहते हो तो उसके लिए तुमको वेलोसिटी का दो कंपोनेंट्स लिखना पड़ेगा। एक कंपोनेंट वेलोसिटी का आएगा आगे की तरफ, जो होगा v cos अल्फा, v का अल्फा एंगल के साथ v cos अल्फा, और ऊपर की तरफ आएगा v sin अल्फा। समझ आ रहा बात? तो अगर तुमको tan अल्फा चाहिए तो एक तरह से तुम y कंपोनेंट, अब वो तो हम बता देंगे बाबू, थोड़ा वेट कर लो। तो v sin अल्फा किधर है, y के तरफ, तो u y, ये अभी थोड़ा वेट कर लो ना, बता दें। और ये किधर है, यू एक्स। तो अगर हम यहाँ पे टेन अल्फा निकालना चाहते हैं तो टेन अल्फा निकालने के लिए हमको परपेंडिकुलर बाई बेस करना पड़ेगा। तो यू वाई ऊपर की तरफ और यू एक्स नीचे की तरफ। यू मत लिखो, वी लिखो, क्योंकि बदल गया ना वेलोसिटी। सॉरी, तो ये वी वाई है और ये वी एक्स है। तो अगर हम परपेंडिकुलर बाई बेस करते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमको टेन अल्फा मिल जाएगा। अब देखो, अभी थोड़े देर पहले हम बताए थे कि जो Vx है वो बदलता नहीं है। कारण क्या बताए थे? कारण क्या बताए थे? कारण ये बताए थे कि जो भी एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर इधर वाला एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? तो जब इधर x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो मेरा इनिशियल जो वेलोसिटी था वो था u cos थीटा आगे की तरफ, और ऊपर की तरफ था u sin थीटा। तो ये u cos थीटा जो है ये कैसे बदलेगा? तो इसका मतलब कि जो Vx है वो तो अभी भी u cos थीटा ही रहेगा। Vy कितना होगा? तो Vy हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, क्योंकि y दिशा में शुरू में वेलोसिटी घटेगा, फिर जीरो होगा, फिर बढ़ेगा। तो इस वजह से तुमको vy को इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो vy इक्वल टू हो जाएगा uy, जो शुरू में था u साइन थीटा, और फिर ay के जगह पे क्या आ जाएगा? ay के जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस जी। ay के जगह पे आ जाएगा माइनस जी। ठीक है, देखो, तो ए वाई की जगह क्या आ जाएगा? माइनस जी इंटू टाइम टी। तो ये तुम्हारा निकल गया वी वाई, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा
टेन अल्फा बराबर वी वाई बाई वी एक्स जो है यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। समझ आ गया? तो ये तुम्हारा आ गया टेन अल्फा। अगर सिर्फ अल्फा तुमको चाहिए तो यहां से तुम लिख दो ना, अल्फा बराबर टेन को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स, या फिर दोनों तरफ अगर हम टेन इनवर्स लगाएंगे तो इधर बचेगा अल्फा और इधर हो जाएगा टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है ताकि तुम किसी भी टाइम टी के बाद कितना एंगल बनेगा वो तुम निकाल पाओ। समझ गए? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके, नो डाउट्स, वेरी गुड। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखो, अब कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग यहाँ पर याद करने वाले हैं। पहला है मैक्सिमम हाइट। जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे ऐसे तो ये कुछ ऐसे जाएगा। तो इतना जो ऊंचा कवर हुआ है दूरी, ये जो हाइट ऊंचाई जो कवर हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। उसी तरह से जब प्रोजेक्टाइल को ऐसे आगे फेंकते हैं तो ये जो आगे की तरफ जो दूरी कवर होता है इसको बोलते हैं रेंज। और पूरा मोशन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस हिसाब से तीन फॉर्मूला हो गया। मान लो इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका है कुछ एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ यू पे, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ। तो इस दौरान जो हमारा मैक्सिमम ऊंचाई ये गया है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। यहाँ से लेके कितना आगे गया इसको बोलते हैं रेंज। और पूरा उड़ने का जो समय है, पूरा जो टाइम लगा है मोशन करने में उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इन तीनों फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए ताकि इसको हम लोग क्वेश्चंस अभी बनाएंगे उसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक चीज और कि अगर हम थीटा बराबर 45 डिग्री पे किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो थीटा बराबर 45 डिग्री पे जो रेंज होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है। कारण ये है कि ये वाला वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा ना जब ये साइन थी टू थीटा के जगह पे वन हो। साइन टू थीटा का वैल्यू अधिक से अधिक वन हो सकता है। तो जब साइन टू थीटा यहाँ पर वन होगा तो मेरा रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। तो फिर से बताते हैं कि रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये रेंज मैक्सिमम तब होगा जब हमारा साइन टू थीटा यहाँ पर हो जाए वन, क्योंकि साइन टू थीटा का अधिक से अधिक वन ही हो सकता है वैल्यू। तो मैक्सिमम तभी मिलेगा जब साइन टू थीटा क्या हो जाए वन। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि मेरा टू थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, तब जाकर के साइन 91 होगा। तो इस वजह से थीटा का वैल्यू होना चाहिए 45 डिग्री। तो अगर हम 45 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ तो फिर हमारा रेंज जो है वो मैक्सिमम होगा। उसके अलावा तुम कोई भी एंगल पे थ्रो करो प्रोजेक्टाइल का रेंज कम हो जाएगा। ठीक है? तो ये सब तुमको यहाँ पे याद रखना है। इसमें और बताते हैं, सुनो और बताते हैं। ये तो लिखा है जितना वो तो तुमको समझा दिया, अब आगे सुनो। जैसे ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना रेंज का, इसको ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें तुम जो फॉर्मूला है एक हम लिख दे रहे हैं वो तुम लिख लेना कि जहां पे भी साइन टू थीटा होगा उसको हम लोग ऐसे फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो आर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो और ऐसे लिखो, टू को अलग करो, यू साइन थीटा को एक, यू कॉस थीटा को पहले लिखो तो एक बार में,
और फिर u साइन थीटा को लिखो एक बार, और इसको तुम डिवाइड कर दो g से, इससे डिवाइड कर दो g से। तो तुम देखो सेम है इक्वेशन, ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन सेम है, कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन हम इसको एक अलग तरीके के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। किस फॉर्मेट में लिख पाएंगे? तो ये ux है और ये क्या ui है, तो रेंज का एक और फॉर्मूला तुम लिख लेना 2ux uy डिवाइडेड बाई g। तो ये फॉर्मूला भी तुमको याद रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। तो यहां तक जो भी तुमको पढ़ाए ये सारा तुमको समझ में आ गया है? आ गया है, वेरी गुड। तो इसके आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक्स पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम देखो इसका पूरा इक्वेशन हम तुमको यहाँ पे निकाल के बताएंगे कैसे, फिर इसका एक फॉर्मूला और बताएंगे। दो फॉर्मूला, एक तो यहाँ लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला हम तुमको और बताएंगे। बट उसके पहले हम चाहते हैं कि तुम इस इक्वेशन को एक बार खुद से देखो, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, कैसे आएगा वो बताना मेरा काम है। तुम सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखो, फिर तुमको हम बताएंगे कि ये इक्वेशन हम निकालेंगे कैसे। चलो बताते हैं। देखो सबसे पहले ये बताओ कि अभी तुमको एक फॉर्मूला बताए थे हम, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और दूसरा एक फॉर्मूला बताए थे y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला हम तुमको अभी पढ़ाए थे। अगर तुम लेट से ज्वाइन किए हो तो जा करके पीछे देखो कि ये दो फॉर्मूला हम तुमको पढ़ाए थे सेकेंड या थर्ड स्लाइड में। तो ये जो दो फॉर्मूला हम तुमको पढ़ाए ना, इसी से ये इक्वेशन तुम्हारा निकल जाएगा। बस इसी से तुम्हारा ये इक्वेशन निकल जाएगा, तुमको करना कुछ नहीं है। ये जो दूसरा इक्वेशन है ना, इसमें t का वैल्यू रख देना है। t का वैल्यू वन इक्वेशन से आ जाएगा, जैसे वन इक्वेशन से t का वैल्यू आ जाएगा x बाई यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे तुम y के इक्वेशन में ये रख दो, तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा। तो y इक्वल टू, देखो t के जगह क्या रखने बोले हम, u साइन थीटा इंटू टी के जगह क्या रखने बोले हम, x बाई यू कॉस थीटा रखने बोले हम। फिर माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर का जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से तुम्हारा इक्वेशन निकल गया ना, इतना आसान। तो y इक्वल टू हो जाएगा x, u से u कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टेन थीटा लिखेंगे। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कहने का मतलब हुआ कि ये पाथ जो बना रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका पाथ कैसा होगा, उसके लिए ये इक्वेशन यूज होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन कहाँ यूज होता है, ये इक्वेशन यूज होता है जब हमको प्रोजेक्टाइल का पाथ निकालना रहेगा, पाथ के बारे में जानना रहेगा, तो फिर हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं, और इस पे क्वेश्चंस भी तुम्हारा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का पैराबोला का इक्वेशन होता है। तुम ऐसा इक्वेशन पढ़े होगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसमें देखो x का पावर 1 है, y का पावर 2 है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसमें y का पावर 1 है, x का पावर 2 है। तो इसी फॉर्मेट का ये इक्वेशन है, बट थोड़ा सा जनरल फॉर्म है ये। तो ये एक तरह से पैराबोला का इक्वेशन है। मतलब हमको ये साबित हो गया है कि जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे चल रहा है, वो एक तरह से पैराबोला पाथ बना रहा है, सर्कल नहीं है, वो पैराबोला है। क्लियर हो गया? हम बोले थे कि एक इक्वेशन तुमको और बताएंगे, तो दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। आर यहाँ पे रेंज है, तो ये दोनों एक ही से निकलता है।
तुम चाहो तो यहाँ पे कैपिटल आर का वैल्यू रख दो, ये इक्वेशन निकल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। यहाँ अगर आर के जगह पे जो फॉर्मूला पढ़ाए थे अभी हम, आर का फॉर्मूला जो पढ़ाए थे ना, उसको ये यहाँ पुट करने से ये वाला इक्वेशन सेम टू सेम मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन तुमको याद रखना है, दोनों फॉर्मेट पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दोनों को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पाथ एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। अब थोड़ा सा हम इसमें तुमको एक्स्ट्रा बताने वाले हैं कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल पे बैठ करके देखेंगे तो कैसा पाथ हमको नजर आने वाला। मतलब एक प्रोजेक्टाइल फेंके हैं, जैसे हम यहाँ बना दे रहे हैं, मान लो कि हम एक प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं u1 वेलोसिटी से, और एंगल वो सपोज करो कि थीटा पे फेंका गया। फिर उसी पॉइंट से हम लोग सेम टाइम में दूसरे प्रोजेक्टाइल को ही फेंके, जरूरी नहीं सेम पॉइंट से, लेकिन हाँ एक साथ दोनों को फेंके। तो ये थीटा 1 एंगल से फेंका गया था और इसको फेंका गया थीटा 2 एंगल से। तो अगर हम किसी एक प्रोजेक्टाइल में चढ़ करके दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेंगे तो उसका पाथ हमको कैसा दिखाई देगा। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पे निकालेंगे स्लोप। क्या निकालेंगे यहाँ पे? स्लोप। कैसे निकालेंगे सुनना। देखो अभी हम बताए थे कि u1 जो है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा u1 cos θ1 और ऊपर की तरफ होगा u1 sin θ1। सेम उसी तरह से u2 का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा u2 cos θ2 और एक इधर होगा u2 sin θ2। ऐसे होगा, ठीक है। दो कंपोनेंट होगा u1 sin cos θ, u1 sin θ, उसी तरह से u2 cos θ, u2 sin θ। ठीक, अगर हम देखना चाहते हैं कि x में दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, मान लो कि ये चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो दोनों के बीच जो रिलेटिव गैप है वो तो 3 का है। तो 3 के रफ्तार से चलेगा और t टाइम तक चलेगा, तो 3 इंटू टी कर देंगे तो पोजीशन में जो चेंज है वो निकल जाएगा। जैसे देखो मान लो एक चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से और एक चल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, तो कुछ देर के बाद जब इनके बीच का हम सेपरेशन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? रिलेटिव मोशन जो हो रहा है इनटू टाइम कर देंगे। एक्चुअल में अगर हम इसको रुका हुआ मान लेंगे तो ये तो 5 से ही आगे जाएगा ना, क्योंकि वो खुद भी तो 3 से चल रहा था। तो 8 मीटर पर सेकंड दूसरे का है, 3 मीटर पर सेकंड पहले का है। तो अगर पहले पे हम बैठ जाते हैं तो हम तो अपने आप को रुका हुआ मानेंगे, तो फिर जो वो आगे जो जा रहा था वो 8 से ज्यादा वो दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि हम भी तो उसके पीछे पीछे 3 से आ रहे हैं। तो 5 से दिखेगा, तो माइनस कर देंगे, तब जाके दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो हमको पता चल जाएगा। अगर एक ही पॉइंट से फेंके तो कितना गैप है वो पता चल जाएगा। तो यहां से हम डेल्टा एक्स निकाल लेंगे। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? रिलेटिव मोशन कितना है? u1 cos θ1, उसको ही माइनस कर सकते हैं, माइनस u2 cos θ2। हॉरिजॉन्टल का सेपरेशन निकाल रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी का गैप है दोनों को माइनस करके पता चल जाएगा, इंटू टी कर देंगे। उसी तरह से वाई एक्सिस में हमको निकालना है, मान लो वाई एक्सिस में कितना का गैप मिलेगा। तो ये जा रहा था u1 sin θ1 से, ये जा रहा था u2 sin θ2 से, तो इनका गैप हमको कैसे पता चलेगा? तो जो सेपरेशन होगा दोनों के बीच में वाई एक्सिस में, उसके लिए दोनों का वेलोसिटी का सेपरेशन को ले लेते हैं और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो फिर हम यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्लोप। तो जब हम यहाँ स्लोप निकालेंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स या डी वाई बाई डी एक्स किया जाता है स्लोप में। तो क्या करेंगे? दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो टी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? u1 साइन θ1 माइनस u2 साइन θ2 डिवाइडेड बाई u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2। ये आ गया, तो ये आ गया मेरा स्लोप। ये आ गया मेरा स्लोप। अगर ऐसा हो कि इफ u1 sin θ1 is equal to
u2 sin θ2, तो क्या होगा, कौन बता सकता है क्या होगा अगर हम इन दोनों का वेलोसिटीज को सेम कर दें? अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है तो हॉरिजॉन्टल में दोनों एक दूसरे को आगे पीछे जाता हुआ देखेगा ही नहीं भाई। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ और दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके पीछे पीछे 8 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ, तो दोनों में से कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे छूट रहा है? कोई नहीं, दोनों साथ में चलेगा ऐसे। तो आगे पीछे होगा क्या हॉरिजॉन्टल में? नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल में तो आगे पीछे होगा नहीं। तो यहां पर हमारा सॉरी ये वर्टिकल वाला था। हाँ, तो जैसे वर्टिकल में मान लो एक को फेंके ऊपर 8 मीटर पर सेकंड से और दूसरे को भी फेंके ऊपर 8 मीटर पर सेकंड से, तो ऊपर नीचे कौन होगा? या दोनों ऐसे बराबर जाएगा? दोनों बराबर जाएगा तो ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा नहीं। इस दिशा में तो लगेगा कि ऊपर नीचे दोनों कहीं जा ही नहीं रहा है, क्योंकि हम एक में बैठ के दूसरे को देख रहे हैं। तो मान लो हम इसमें बैठ करके देख रहे हैं, तो इस ये ऊपर जा रहा है 8 से और वो भी ऊपर जा रहा है 8 से, तो इसमें बैठने से ये वाला हमको लगेगा कहीं नहीं जा रहा है, ऊपर कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आगे जाता हुआ दिखेगा। तो इसमें जो पाथ होगा, एक एक पे चढ़ करके अगर दूसरे को देखेंगे तो इसमें जो पाथ होगा वो ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 0, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम एक प्रोजेक्टाइल पे चढ़ करके दूसरे को देख रहे हैं, अगर हम एक प्रोजेक्टाइल में चढ़ करके दूसरे को देख रहे हैं, ठीक, और हमारा वर्टिकल का कंपोनेंट सेम है, तो दोनों प्रोजेक्टाइल एक दूसरे को कैसा दिखाई देगा? सीधा रास्ता, हॉरिजॉन्टल में। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पर हमारा जो इफ अगर ऐसा हो कि हमारा अगर ऐसा हो कि हमारा इफ u1 cos θ1 जो है वो बराबर हो जाए u2 cos θ2 के, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो इस केस में जो स्लोप होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स 0 हो गया, स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब जो डायग्राम बनेगा, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, ऐसा डायग्राम बनेगा। दैट मीन्स कि अगर ये वाला वेलोसिटी सेम हो जाता है तो इस दिशा में मोशन दिखाई नहीं देगा एक दूसरे के रेस्पेक्ट, बट इधर तो दिखेगा ना, ये तो सेम नहीं है ना, तो इस दिशा में मोशन हमको दिखाई देगा। ठीक, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये पाथ विल बी ए स्ट्रेट लाइन वर्टिकल। तो ये होता है तुम्हारा पाथ एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। तो ये पूरा हम तुमको डिटेल में बता दिए हैं। अगर इसमें तुम्हारा कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये छोटा सा पॉइंट है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको खुद भी समझ सकते हो। अभी तक जो भी हम पढ़ाए, जो भी फॉर्मूला बताए, उसमें कहीं पर भी एयर रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं था। अगर हमारा एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा तो पाथ पूरी तरह से पैराबोलिक हो ही नहीं सकता, समझ गए? क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा था, उसके साथ साथ एयर रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में भी तो कुछ एयर रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। बॉल आगे भी तो जा रहा है तो उधर हवा का प्रभाव नहीं होगा, ऊपर जा रहा तो उधर हवा का प्रभाव नहीं होगा। तो उस केस में जो पाथ है
वो पैराबोलिक नहीं होगा, डेविएट हो जाएगा। साथ में जो टाइम ऑफ फ्लाइट या हाइट या रेंज का जो भी फॉर्मूला था वो सब में भी बदलाव हो सकता है। समझ गए? तो जो भी तुमको पढ़ना है वो विदाउट एयर रेजिस्टेंस मान करके पढ़ो, जो भी फॉर्मूला हम तुमको बताया वो सब वहां पे लगा दे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट, बट उससे पहले 2 मिनट का समय इन सब को बस देखने के लिए। समझ में कुछ ना भी आए तो वेट करो, आई विल एक्सप्लेन आफ्टर 2 मिनट्स। देखो देखो, जैसे मान लो हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं, यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पे फेंका गया है और ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से मोशन किया। तो हमको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली बताते हैं कि व्हाट इज द बेंडिंग ऑफ द कर्व। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको ये समझने में हेल्प करता है कि जो पाथ है वो किस तरह का है और कितना बेंड हो रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब भी तुमको निकालना रहेगा, तुम एक फॉर्मूला याद करना जो तुमको पढ़ाया गया होगा सर्कुलर मोशन में, कि जो भी तुम्हारा रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो होता है वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे आर रेडियस है और जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स अगर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें सेंटर की तरफ लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो ए आर है और वेलोसिटी इस तरफ है और रेडियस इसका आर है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो वी स्क्वायर बाई आर है। दैट मीन्स कि आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई ए। ए कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए या फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी का, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वी स्क्वायर बाई ए एन। समझ गए? तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाए। देखो, जैसे u वेलोसिटी से फेंक दिए, अब मान लो कि जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी वो इधर है, नीचे की तरफ है। क्या यहाँ पे u और g आपस में परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है? क्या यहाँ पर u और g आपस में परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो हमको g का कंपोनेंट ब्रेक करना होगा जो इसके परपेंडिकुलर हो u के। तो देखो, एक कंपोनेंट g का इस तरफ आएगा जो u के परपेंडिकुलर होगा और एक कंपोनेंट g का इस तरफ आएगा जो u के एंटी पैरेलल होगा। अगर ये एंगल थीटा है और ये पूरा 90 है तो ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस थीटा। और अगर ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 है और इधर 90 माइनस थीटा है तो उस हिसाब से ये एंगल होना चाहिए थीटा। तो g का कंपोनेंट अगर इधर निकालेंगे तो हो जाएगा g का cos थीटा और अगर हम g का कंपोनेंट इस तरफ निकालेंगे तो हो जाएगा g का sin थीटा। तो इस केस में तो मेरे पास भाई परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन मेरे को चाहिए था। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई, जो कि u है यहाँ पे, तो u स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन g cos थीटा। तो ये मेरा आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से फेंके हैं उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर u स्क्वायर बाई g cos थीटा होगा। अब एक बात समझो कि जो फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं वो तो अलग है, ये एक्चुअल में इस तरह से लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ पर इसको इधर a से फेंके हैं और ऊपर b से फेंके हैं, ऐसे फेंके हैं। दैट मीन्स कि u का दो कंपोनेंट है, एक है a और u का दूसरा कंपोनेंट है जो है b। ठीक है, u साइन थीटा b के बराबर है, ऐसे दिया हुआ है। अब तुम इसको चेंज कर दो, अब इसको चेंज कर दो, इतना आ जाएगा।
तो क्या हम u बराबर ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 90 डिग्री है ना, तो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। साथ में कॉस थीटा हमको यहाँ पे जो है कॉस थीटा वो हमको लिखना नहीं है, हमको उसको लिखना पड़ेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस यू हो जाएगा, ए बाई यू, यू कितना था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाँ कर दो, जैसे तुमको करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बिना फॉर्मूला का सॉल्व करो या फिर ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुमको +4 नंबर मिल जाएगा, इतना काफी है कि नहीं, चलेगा। लेकिन हमको तो कॉन्सेप्चुअली पूरा पढ़ाना पड़ेगा ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलता कैसे, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसा है, इसलिए बता रहे। ठीक है, बिना फॉर्मूला का अगर हम मान लो क्वेश्चन देख के आंसर बता दे रहे तो भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे यू स्क्वायर के जगह पे क्या रख दो, ये वाला वैल्यू, और जी कॉस थीटा के जगह पे ये वाला वैल्यू रख दो, इतना आ जाए। तो ये फॉर्मूला तुम लगा सकते हो जब तुमको वेलोसिटीज कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, और अगर वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला लगा देना, दोनों में से कोई भी लगा देना जो तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आ जाओ हाईएस्ट पॉइंट पर, मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, तुमने नोट कर लिया होगा उम्मीद है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा वाला तो बहुत आसानी से समझ जाओगे तुम। दूसरा वाला बहुत आसान है। जैसे मान लो हम यू वेलोसिटी से फेंक दिए थीटा एंगल पे, और ये ऐसे चला गया, तो इस पॉइंट पे जाने के बाद इधर का वेलोसिटी कितना था, यू कॉस थीटा, और नीचे का एक्सेशन जी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई जी। तो ये जो था इधर का वेलोसिटी हम ए माने थे, इधर का क्या माने थे ए, और इधर का क्या माने थे बी, तो ये ए जो था वही यू कॉस थीटा था, इसीलिए इसको ए स्क्वायर बाई जी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला दोनों हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, कोई ये नहीं बोल सकता कि सर आप सिर्फ फॉर्मूला लिख दिए समझाए नहीं। हाँ, अगर तुमको समझ में नहीं आया तो तुम दोबारा से बैक करके देख लो या फिर तुम अपना डाउट पूछ लो, लेकिन ये मत बोलना कि सर आप एक्सप्लेन नहीं किए। एक्सप्लेन हम कर दिए, ढंग से एक्सप्लेन किए, कोई गलती नहीं है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए कि ऐसा क्यों लिखा जाए। अब आ जाओ तीसरा पार्ट, जो जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब अब हर पॉइंट का अलग अलग फॉर्मूला थोड़ी याद रखेंगे, एक ही जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, उसी को लगा देंगे। जैसे ये लास्ट थर्ड वाला, तो ये जनरल फॉर्मूला कैसे लगाना है वो समझो। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर u वेलोसिटी से फेंके थीटा एंगल पे, और ये इस तरह से चला गया, किसी टाइम के बाद पार्टिकल जो है वो यहाँ पर है और ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल यहाँ पे अल्फा बना रहा है। तो इस केस में अगर तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो तुम लगा देना यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस क्यूब अल्फा। देखो, मेन फॉर्मूला सेम है, मेन फॉर्मूला सेम है, इसी का ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। v क्या है, वहां का वेलोसिटी, तो वहां का वेलोसिटी तुम कैसे निकालेगा समझो तो पहले। जैसे ये v है तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा v cos अल्फा, और शुरू में इधर का कंपोनेंट था u cos थीटा, ये तो चेंज होता नहीं है, तो इसका मतलब कि हम v cos अल्फा को बराबर लिख सकते हैं u cos थीटा के, तो यहाँ से v निकल जाएगा, तो v जब निकल जाएगा तो हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें वी स्क्वायर की जगह पे इतना रख देंगे। अब जो एक्सेलरेशन है वो कैसे लेंगे, तो उसके लिए हम डायग्राम को थोड़ा सा इरेज करेंगे, जल्दी लिख लो इसको। ए एन कैसे लिखेंगे वो बताने वाले हैं।
देखो an कैसे लिखेंगे, देखो तो जैसे यहाँ पार्टिकल पहुंचा था तो यहाँ पर ग्रेविटी का एक वैल्यू इधर था और वेलोसिटी इस तरह से था, तो हमको दो कंपोनेंट तोड़ना जी का, एक इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का और एक एंटी पैरेलल बता चुके हम। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, जैसे ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाता है, कैसे अभी थोड़ी देर पहले बताए, तो इधर हो जाएगा जी कॉस अल्फा, मतलब हमको यहाँ पे ए एन के जगह जी कॉस अल्फा लिखना है और बी के जगह पे यू कॉस थीटा बाई कॉस अल्फा लिखना है। दोनों का वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर का पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझाए हैं। अगर कोई बोल दे कि इसमें हम कुछ भी मिस किए, मतलब एक तरह से मतलब जैसे फांकी मारना टाइप से कि हाँ ऐसे कर लेना ऐसे हो जाता, नहीं, पूरा निकाल करके बाकायदा हम तुमको जनरल फॉर्मूला से लेके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और साथ में हाईएस्ट पॉइंट पे हर जगह पे कैसे निकालते रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हम निकाल करके बताएं। 1 मिनट रुकना तो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये टॉपिक है कि अगर मान लो कि जो वेलोसिटी है वो हमको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से अगर हम कुछ वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और वो हमको थीटा के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है, कंपोनेंट के टर्म्स में दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे। मान लो कि इधर फेंके ए से, वाई एक्सिस समझ रहे हो, ऐसे ऐसे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे फेंक रहे हैं, समझे। इधर हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस ए से फेंके, इधर हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस बी से फेंके, और ऊपर सी से फेंके। मतलब कि तुम ऐसा समझो कि यहाँ पर हमारा जो ये जो पार्ट है ये पूरा जमीन है, ये पूरा क्या जमीन है। जमीन जो है, ऐसे जो जमीन है इसमें ए इधर है बी इधर है, ऐसे जमीन में ऐसे ए और बी, और ऊपर है सी। तो इस केस में हम क्या करें, तो इस केस में तुमको इसको एक्स नहीं मानना है, तुमको इसको वाई नहीं मानना है, ठीक। तुमको वेलोसिटी जो निकलेगा इन दोनों का रिजल्ट उसको मानना है यू एक्स, और यू आई ऊपर वाला ऐसे मानना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन तुम बना पाओगे। फिर से बताते हैं, थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है तुमको इसमें। जैसे जमीन में इधर ए से फेंके, जमीन में इधर बी से फेंके, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 90 डिग्री पे बीचों बीच कितना होगा, इतना होगा। तो इसी को तुम मान लेना कि नीचे तरफ हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी को यूएक्स बोले थे ना, तो इसको यूएक्स मान लेना। और एकदम जो ऊपर सी से जो फेंक रहे ऊपर प्लेन जो है उसके ऊपर सी से फेंक रहे, तो उसको यूआई मान लेना, तब तुम्हारा सारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जैसे तुमसे पूछेगा कि बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पहले लिखे थे, क्या लिखे थे, 2u sin θ/g। तो u sin थीटा हम किसको मानने बोले थे, ऊपर वाला जो c था, तो 2c/g लिख देना। हाइट का फॉर्मूला पढ़ाए थे u² sin² θ/2g। तो u sin थीटा को हम ऊपर वाला वेलोसिटी मानने बोले थे, तो इसको c²/2g लिख देना। उसी तरह से मान लो कि रेंज पूछेगा, रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, 2ux/uy/g। तो हम ux क्या निकाले थे अभी, √a² प्लस b², uy क्या निकाले थे, c/g। तो अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, तो उस केस में तुमको ऐसे बनाना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज, फॉर्मूला नहीं बदले, फॉर्मूला को समझने का तरीका बदल गया बस, बाकी सब कुछ सेम है।
ओके, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा या कंटिन्यू कर देते हैं? कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस, फिर हम लोग अगले क्लास में चालू करें। A body is projected at an angle of 30 degree with horizontal. At highest point, what is the magnitude of momentum? ऐसे गया तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे मोमेंटम पूछा, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और हम बताए थे कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो केवल और केवल एक्स दिशा में होता है, वाई का वेलोसिटी हो जाता है 0। तो m इंटू यू कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मोमेंटम का वैल्यू आ जाएगा m इंटू यू कॉस 30 जो होता है √3/2। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा √3/2 इंटू एम यू। मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे मोमेंटम u से फेंके थे तो शुरू का मोमेंटम था p बराबर m इंटू यू। ठीक, तो ये वाला p है शुरू का, तो ये हो जाएगा √3p/2। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम पूछा था तो वो हो जाएगा एम यू कॉस थीटा, जिसमें से एम यू शुरू का मोमेंटम था p और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 रख देंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो वो बिल्कुल पूछे, उसका आंसर हम देंगे। अगला सवाल बनाओ, तुम खुद से बनाओ। अगला सवाल तुम खुद से बनाओ। इसमें बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसको फेंका गया है 19.6 मीटर पर सेकेंड से और इसको 30 डिग्री पे फेंका गया हॉरिजॉन्टल के साथ। व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? देखो, अगर हम मान लो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। तो यहाँ पे तुम्हारा u का वैल्यू कितना है 19.6 और साइन 30 डिग्री रखोगे तो 1/2 आएगा और डिवाइड करेंगे g का वैल्यू 9.8 लेना क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है। तो 9.8 से 2 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 सेकेंड्स। क्लियर है? आज केवल बेसिक क्वेश्चंस करा रहे हैं हम, कल और भी तुमको अच्छा अच्छा क्वेश्चंस हम कराएंगे। आज एकदम फॉर्मूला वाला क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि कम से कम जो पढ़ाए वो याद हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग कल के क्लास में और भी क्वेश्चंस बनाएंगे। अगला सवाल। A body is projected at 20 meter per second making 60 degree with horizontal. What is the initial velocity vector? जैसे एक बॉडी है, उसको फेंका गया है कितना से 20 मीटर पर सेकेंड से, कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो तुमको लिखना पड़ेगा शुरू का वेलोसिटी वेक्टर जैसे लिखना है, मान लो तो u बराबर लिखना पड़ेगा u cos थीटा किस तरफ, x एक्सिस में, तो i कैप प्लस u sin थीटा किस किस दिशा में, ऊपर की तरफ, तो j कैप। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा u का वैल्यू कितना दिया हुआ था 20, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 20 cos 60 i कैप प्लस दूसरा का क्या हो जाएगा 20 sin 60 मतलब √3/2 j कैप। तो 2 से कटेगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 i कैप प्लस 10√3 j कैप। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। हो गया? तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन एक्स वाई प्लेन जिसका पाथ है √3x, y बराबर √3x माइनस gx²/2। फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। देखो, इसको तुम कंपेयर करो इससे, y इक्वल टू जो अभी पढ़ाए थे हम, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा। इससे तुम कंपेयर करो, तो जब तुम इसको कंपेयर करोगे तो तुमको यहाँ दिखाई देगा कि जो इक्वेशन मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, जो इक्वेशन मेरा यहाँ पर दिया हुआ है
इसमें ये √3x है और यहाँ x tan थीटा है, मतलब कि हमारा tan थीटा √3 के बराबर है। तो tan थीटा जब √3 के बराबर है तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू तो 60 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा हमको पता चल गया 60 डिग्री। अब तुम दूसरा वाला पार्ट को कंपेयर करो, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये वाला पूरा जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट है, इसके जगह पे g/2 है। तो एक तरह से हम ऐसा लिख सकते हैं g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर g/2। जी से जी कट गया, 2 से 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ cos 60 रखेंगे, cos 60 1/2 होता है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बाई 4 बराबर 1 आ जाएगा, तो यू स्क्वायर 4 आ गया, मतलब कि यू का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इसको बना लेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 200 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री विथ वर्टिकल, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री और स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल के साथ 30 मतलब बेस के साथ 60 डिग्री होना चाहिए। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड? 3 सेकेंड में बोल रहा है कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होगा। तो देखो तुमको अभी बताए थे थोड़ी देर पहले x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टाइम, ऐसे निकाल। तो जैसे x बराबर ये फॉर्मूला पढ़ाए थे अभी, तो u का वैल्यू कितना हो गया 200 कॉस 60 डिग्री 1/2 और टाइम यहाँ पे लग रहा है 3 सेकेंड। 2 से कट गया ये 100 बार में 300 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 300 मीटर का कवर होगा 3 सेकेंड के बाद। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। If maximum potential energy equal to kinetic energy, velocity 20 मीटर पर सेकेंड, what is the time of flight? देखो यहाँ पर जब तुम 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हो तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी तो यहीं पे होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा वो mgh हो जाएगा और ये mgh किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv²। m से m कट गया। h का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? 2u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये हो गया h का फॉर्मूला, सॉरी u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू mm कट चुका था हाफ, v का वैल्यू कितना होगा उस पॉइंट पे? v का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी यहाँ कितना हो जाएगा? u cos थीटा, तो u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद तुम देखो कि इधर से g यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बचेगा उस तरफ? उधर बचेगा u² कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ से u² भी कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा जो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो 45 डिग्री का है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 45 डिग्री।
ठीक है, तो टेन थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अब जब थीटा 45 डिग्री आ चुका है तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में क्या दिक्कत है? 2u साइन थीटा बाई जी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू यू का वैल्यू कितना हो गया 20, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, और डिवाइडेड बाई जी करेंगे 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो 4/√2 मतलब 2√2, 2√2 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था, देख लो एक बार फिर आगे बताते हैं।